सभी को मेरा नमस्कार। मैं मधुसूदन सिंह राजपूत सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र के पद पर शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। आज हम भिक्षावृत्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। यह समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 3 में है। एक तरफ जहां भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वहीं दूसरी ओर धर्म स्थलों, सांस्कृतिक धरोहरों, सड़कों, गलियों और चौराहों पर बैठे भिखारियों की संख्या देश की दूसरी ही तस्वीर पेश करती है। इतिहास के पन्नों को देखें तो भारत में भिक्षावृत्ति पहले भी होती थी, लेकिन आज इसका स्वरूप बदल गया है। पहले संसारिक मोह माया त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले साधु संत भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनका वह समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे, जिससे समाज और देश के विकास में उनका सृजनात्मक योगदान रहता था। लेकिन आज भिखारियों का एक बड़ा वर्ग दिन भर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भीख मांगता है और उनका समाज और देश के विकास में कोई भी सृजनात्मक योगदान नहीं रहता है। अब हम भिक्षावृत्ति के परिभाषा की तरफ ध्यान देते हैं। भिक्षावृत्ति की परिभाषा करते समय भीख मांगना या दूसरों से मंगवाना, बच्चे को एकत्रित कर उनके माध्यम से भिक्षा मांगना या मंगवाना, सीधे साधे ढंग से अथवा चालबाजी और बहानेबाजी से भिक्षा मांगना और भिक्षा को जीविका का साधन बना लेना सम्मिलित किया जाता है। भिक्षावृत्ति में 3 बातों का समावेश होता है: दर दर घूमकर, सार्वजनिक स्थान पर बैठकर, खड़े होकर, लेटकर भिक्षा मांगना, रोकर, गिड़गिड़ाकर, अंगों की विकृति का प्रदर्शन कर, करुणामय वातावरण निर्मित कर व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रेरित करना, जीविकोपार्जन का कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं होना। अब भिक्षुकों के प्रमुख प्रकार पर चर्चा करते हैं। बाल भिक्षुक, इसके अंतर्गत बच्चे सार्वजनिक जगह, मंदिर, चौक, चौराहे, सड़क पर भीख मांगते हैं। क्योंकि भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं, इसलिए इन्हें बाल भिक्षुक कहा जाता है। शारीरिक रूप से विकलांग भिक्षुक, जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग होता है तो वह अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा का सहारा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक रूप से विकलांग भिक्षुक कहा जाता है। रोगग्रस्त भिक्षुक, जब कोई व्यक्ति गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाता है और वह कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, तो वह अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा का सहारा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को रोगग्रस्त भिक्षुक कहते हैं। मानसिक दोष युक्त वाले भिक्षुक, जब कोई व्यक्ति पागल या अन्य मानसिक दोष से, गंभीर मानसिक दोष से ग्रस्त हो जाते हैं या कोई गंभीर व्यसन के आदी हो जाते हैं, तो ऐसे और भीख मांगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक दोष युक्त वाले भिक्षुक कहते हैं। धार्मिक भिक्षुक, जब कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर या ईश्वर के नाम पर भिक्षा मांगता है तथा ईश्वर, स्वर्ग, नरक का भय दिखाकर व्यक्ति से पैसा मांगता है, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक भिक्षुक कहा जाता है। स्वस्थ भिक्षुक, ऐसे भिक्षुक जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें काम करना पसंद नहीं है, वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ भिक्षुक कहते हैं। अब बढ़ती भिक्षावृत्ति के कारण पर ध्यान देते हैं। बढ़ती भिक्षावृत्ति के अनेक कारण हैं, जैसे गरीबी। जब कोई व्यक्ति इतना निर्धन हो जाता है कि उसके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रहता है, तब वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। इस प्रकार गरीबी भिक्षावृत्ति का प्रमुख कारण है। मानव तस्करी, मानव तस्करी भी देश में बड़े स्तर पर फैली हुई है, जो बलात्श्रम करवाने और भीख मंगवाने के लिए की जाती है। बेरोजगारी, जब किसी व्यक्ति के पास कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो वह अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा का सहारा लेता है, तो इस प्रकार बेरोजगारी भी भिक्षावृत्ति का महत्वपूर्ण कारण है। प्राकृतिक आपदाएं, कई बार अकाल, सूखा और बाढ़ के कारण भी कुछ लोग मजबूरीवश भीख मांगते हैं।
वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण। अशिक्षा, देश में अभी भी सभी लोगों तक शिक्षा की पहुंच नहीं हुई है, अर्थात अभी भी देश में का एक वर्ग जागरूक नहीं है, वह अनेक समाज विरोधी कार्य को करने से नहीं चूकता है, क्योंकि वह अशिक्षित होता है, जागरूक नहीं होता है, तब वह भीख मांगने लगता है अपने जीवन यापन के लिए। तो इसलिए शिक्षा भी भिक्षावृत्ति का कारण है। अन्य कारण, भिक्षावृत्ति शुरू करने हेतु न तो किसी पूंजी और न ही किसी श्रम की आवश्यकता होती है। कुछ लोग काम के प्रति अनिच्छा और अलगाव की ओर झुकाव के कारण भी भीख मांगते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति का काम के प्रति इच्छा नहीं होता है तो उसके लिए भीख मांगना सहज हो जाता है। इसलिए भिक्षावृत्ति के अनेक कारण हैं। भिक्षावृत्ति का प्रभाव, भिक्षावृत्ति का समाज पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे सामाजिक प्रभाव, समाज में बढ़ती हुई भिक्षावृत्ति का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता जा रहा है। बड़े पैमाने पर भिक्षावृत्ति धंधा बन चुकी है, जिसके अंतर्गत समाज में अनेक बुराइयां जन्म ले रही है, जैसे शिक्षित भिखारियों की बढ़ती संख्या, साथ ही भिखारियों में बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी है। बड़ी संख्या में बच्चे संगठित गिरोह का शिकार हो रहे हैं, जो उन्हें डरा धमकाकर उनका अंग भंग करके उनसे भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं। इस भिक्षावृत्ति में बच्चों को शामिल करने के लिए बच्चों का शोषण व अपहरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे समाज में अनेक अपराध जन्म ले रहे हैं, जैसे मानव तस्करी, बाल अपराध, यौन शोषण आदि। इसके अलावा जो भिखारी व्यक्ति या बच्चे हैं वह कई आपराधिक गतिविधि जैसे ड्रग्स, हत्या, लूट आदि में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार समाज पे उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आर्थिक प्रभाव। वर्तमान समय में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो यह विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भिक्षावृत्ति के कारण भारत में एक बड़ा मानव पूंजी भारत के विकास का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं भी उचित रूप से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है भिक्षावृत्ति के कारण, और इन योजनाओं में खर्च तो बराबर हो रही है, परंतु इसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। और भिक्षावृत्ति के कारण देश के पर्यटन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, भिक्षा मांगने वाले लोग आमतौर पर गरीबी, बेरोजगारी, बेघर, अशिक्षा और कई सामाजिक बुराइयों जैसे अपराध, नशा, तस्करी से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग और बहुत से रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। उनमें मानसिक तौर पर अलगाव तथा कुंठा की भावना घर कर जाती है। महिलाएं भी अश्लीलता, अनुचित शब्द, यौन शोषण तथा उत्पीड़न का शिकार होती है। उनके बच्चों का भी शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है और वे कुपोषण, अशिक्षा और अनेक रोग जैसे कम लंबाई, वजन में कमी तथा मानसिक विकार से पीड़ित हो जाते हैं। अब भिक्षावृत्ति के संदर्भ में क्या कानूनी प्रावधान है, इस पर विचार करते हैं। महाराष्ट्र ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 पारित किया था, जिसके अनुसार भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस कानून को 1960 में दिल्ली ने भी अपनाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में अब तक भिक्षावृत्ति के संदर्भ में कोई केंद्रीय कानून नहीं है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 को ही आधार बनाकर 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहाँ कानून बनाए हैं। अब बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान को जानना आवश्यक है। यह अधिनियम भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करता है। इस अधिनियम में भिक्षावृत्ति की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया है जो गाना गाकर, नृत्य करके, नाटक या तमाशा दिखाकर भीख मांगता है। आजीविका का कोई साधन न होने और सार्वजनिक स्थलों पर इधर उधर भीख मांगने की मंशा से घूमना भी भिक्षावृत्ति में शामिल है।
इस कानून के तहत भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में 3 साल तक के लिए और दूसरी बार में 10 साल तक के लिए व्यक्ति को सजा के तौर पर पंजीकृत संस्था में भेजने का कानून है। इन पंजीकृत संस्थाओं को भी कुछ शक्तियां उपलब्ध कराई गई है, जैसे संस्था में लाए गए व्यक्तियों से कार्य करवाना। अगर व्यक्ति संस्था के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है। ये सभी प्रावधान महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांग रहे और घातक बीमारियों से लड़ रहे भिखारियों को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर उन्हें इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। किंतु वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 की 25 धाराओं को समाप्त कर दिया। साथ ही भिक्षावृत्ति को अपराध मानने को असंवैधानिक करार दे दिया गया, क्योंकि उच्च न्यायालय का मानना था कि सभी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। व्यक्ति अपने प्राण रक्षा के लिए अगर भीख मांगता है तब उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। इसलिए उच्च न्यायालय ने यह निर्णय भिखारियों के मौलिक अधिकारों और उनके मानवाधिकारों के संदर्भ में दिया है। अब भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सरकारी प्रयास किया जा रहा है, क्या प्रयास किया, इस पर ध्यान देते हैं। मानव तस्करी को भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत एक अपराध घोषित किया गया है ताकि मानव तस्करी को रोका जा सके। संशोधित किशोर न्याय कानून 2015 में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। बाल भिक्षावृत्ति के लिए दोषी व्यक्ति को 5 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बच्चों के अंग भंग करके उनसे भिक्षावृत्ति कराने के लिए दोषी को 7 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर, गैर सरकारी संगठनों और प्रशासनों के साथ मिलकर भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, निरंतर किया जा रहा है। देश के 20 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून बना चुके हैं। इसी प्रकार भारतीय रेल अधिनियम भी भिक्षावृत्ति का निषेध करता है, अर्थात रेल के अंदर कोई भी व्यक्ति भिक्षा नहीं मांग सकता। अब भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए सरकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, इस पर विचार करते हैं। सरकार के पास ऐसे आंकड़े मौजूद नहीं हैं जिनसे यह पता किया जाए कि भिक्षावृत्ति मजबूरी है या व्यवसाय। सरकार द्वारा बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विशेष योजना बनाई गई थी, लेकिन तथ्य और प्रमाण साबित कर रहे हैं कि यह लक्ष्य हासिल करने में सरकार विफल रही है। जिन राज्यों में भिक्षावृत्ति निरोधक कानून बने हुए हैं वे राज्य सही तरीके से इन कानून को अमल में आज तक नहीं ला सके हैं। हमारे देश में कई शहरों में भीख मांगने वाले गिरोह काफी सक्रिय हैं। इन गिरोहों की मुखिया की पहुंच राजनीति में भी सक्रिय रूप से दिखाई देती है। फलस्वरूप प्रशासन प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं कर पाता है। लोगों में नकारेपन, आलस्य और कामचोरी की प्रवृत्ति भी शासन के समक्ष चुनौती है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं व विकास कार्यों तक सभी लोगों की पहुंच नहीं है और जो भिक्षावृत्ति में जो व्यक्ति भिक्षा देता है वो भी व्यक्ति शासन के समक्ष चुनौती है, क्योंकि व्यक्ति भावनावश या प्रलोभन में आकर भिक्षा दे देता है और उससे भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को क्या महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। सरकार को रोजगारों की संख्या बढ़ाकर लोगों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। भिखारियों का पुनर्वास हो, साथ में उन्हें रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। भिक्षावृत्ति निरोधक कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। सरकार प्रशासन के साथ साथ आम जन को भी भिक्षावृत्ति को बढ़ने से रोकना होगा।
साथ में गरीबी उन्मूलन हेतु सरकारी योजनाओं जैसे पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि का क्रियान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। उसमें से बढ़ती जनसंख्या का भिक्षावृत्ति में भी योगदान है। वृद्ध जनों के लिए वृद्धाश्रम व्यवस्था सही तरीके से हो और वृद्धावस्था पेंशन योजना तक सभी वृद्ध लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कुछ योजनाओं के जरिए भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। इनमें पालनहार योजना, निराश्रित बाल गृह, शिशु गृह योजना और पालन गृह योजना आदि शामिल है। इस तरह की योजनाओं को विभिन्न राज्य सरकारों को अपनाने की जरूरत है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट पूरी तरह से लोगों की परेशानी को दूर करने में नाकाम रहा है। यह एक्ट भीख मंगवाने वाले गिरोहों को रोकने में असफल रहा है। इसलिए इस पर केंद्रीय कानून की आवश्यकता है जो गरीब लोगों और भीख मांगने वाले लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करें और उन्हें इस अंधकार से मुक्त कराएं। इस प्रकार सारांश में हम कह सकते हैं कि भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्ति का समाज और देश के विकास में कोई भी सृजनात्मक योगदान नहीं होता है। इसलिए भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भिक्षावृत्ति के विषय में और इसके सभी पहलू पर को समझ गए होंगे। धन्यवाद।